हेलो फ्रेंड्स, ये है भारतीय संविधान से संबंधित बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। इसमें कथन इस प्रकार है कि रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसका कारण दिया हुआ है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो इसका नीचे दिए गए कोटों में जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कथन ए सही है परंतु इसका कारण गलत है, क्योंकि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। तो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में वर्णित या इसका उल्लेख करती है। अगला प्रश्न है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4, यानी कि वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये कथन गलत है, तथा उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं, ये भी गलत है। शेष कथन नंबर 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि वह राज्य विधायिका का अंग होता है और वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। अब इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं। तो राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, और राज्य के उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियाँ भी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बारे में फैक्ट देखें तो संविधान सभा के गठन की मांग को क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्वीकार किया गया था, और ये मांग कांग्रेस ने की थी, और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण दोनों ही इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो भारत के 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, VV गिरी, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण, ये 6 के 6 जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। कई बार इसका जवाब निंदा प्रस्ताव भी दिया गया है कई जगह पर ये गलत है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव पारित होने पर उस त्यागपत्र नहीं देती है, परंतु अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्यागपत्र अनिवार्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जनगणना किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 246 में भारतीय संविधान में जनगणना का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार का होता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पदच्युत कौन कर सकता है, यानी कि पद से कौन हटा सकता है। तो राष्ट्रपति इसका जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे पदच्युत कर सकता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अनुच्छेद 317(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्यों को विवेकाधीन अनुदान का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 282। इसके तहत विवेकाधीन अनुदान का अधिकार दिया गया है संघ एवं राज्यों को। इसके बारे में फैक्ट देखें तो अनुच्छेद 273, 275 और 282 के तहत राज्य को 3 प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन कुछ इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो। और कारण इसका दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो हमें नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो इसका जवाब हो जाएगा कथन ए, और जो कारण बी इसका दिया हुआ है वो दोनों सही है। और जो कारण बी है इस कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा के प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि वह, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित हुआ हो। इसके बारे में कुछ डिटेल देखें तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करता है, और लोकसभा जो है अगर आपातकाल की घोषणा को वापस लेना चाहे तो इस प्रस्ताव के लिए, यानी कि वापस लेने के लिए लोकसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, यानी भारतीय संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो इसका जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शक्ति के विभाजन का अभाव। ये भारतीय संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। शेष तीनों विशेषताएं हैं, यानी कि दोहरी सरकार, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के पश्चात कितने माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 माह के भीतर दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। इसके बारे में फैक्ट देखें तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर की जाती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के किस मामले में उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निर्णय दिया गया। तो ये निर्णय एस.आर. बोमई मामले में दिया गया था, और एस.आर. बोमई मामला जो है 1994 का है, और एस.आर. बोमई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया था राज्यपाल के द्वारा। इस संदर्भ में ये मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोमई के पक्ष में ये निर्णय दिया था। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा अध्यक्ष है, वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। संघ की कार्यपालिका में देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी तथा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ उसके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भी होती है। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 243 के तहत प्रदान किया गया है, 243 के तहत। और इसके बारे में कुछ विश्लेषण देखें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों के गठन का आधार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 39 के तहत लोक अदालतों का गठन किया जाता है। साथ ही इसके बारे में कुछ अन्य बात देखें तो लोक अदालतों के गठन का आधार 42वें संविधान संशोधन 1974 है, यानी 1974 में दिया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 39A में आर्थिक न्याय को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये 1966 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो इसका गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अस्पृश्यता का प्रवर्तन, यानी कि अस्पृश्यता को, यानी कि छुआछूत को बढ़ावा देना, ये राज्य नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। शेष जो 3 ऑप्शन है, यानी कि राज्य के पर्यावरण, यानी कि राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति की कानून के समक्ष समानता के लिए मना नहीं कर सकता है, और राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। ये जो तीनों हैं वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है।
नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार लगाना है, कुछ घटनाक्रम दिए हुए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2, फिर 4, फिर 3 और फिर 1, यानी कि पहले आएगा साइमन कमीशन, फिर पूना पैक्ट और क्रिप्स मिशन और लास्ट में कैबिनेट मिशन योजना। इसके बारे में कुछ डिटेल देखें तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे सदस्य के रूप में, 3 सदस्य था ये। और साइमन कमीशन 1927 में आया था, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था और पूना पैक्ट समझौता जो है वो 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, यानी कि कितनी संख्या होनी चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा 50 होनी चाहिए, तब जाकर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1956 में नहीं 1955 में आया था। ठीक है, और इसके बारे में कुछ डिटेल देखें तो बाकी तो 3 ऑप्शन सुमेलित है ही सही। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है, और सती निषेध जो अधिनियम है 1987 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था और 73वां संविधान संशोधन 1992 में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किसके तहत हुआ है, तो उप प्रधानमंत्री जो पद है उसका सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है। और कुछ विश्लेषण देखें तो उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल संविधान के तहत किया था, क्योंकि उप प्रधानमंत्री के तौर पर प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और ये जो है वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो 29 विषयों का निर्धारण किया गया है 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची के बारे में कुछ डिटेल बात करें तो इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में प्रावधान करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में प्रावधान करता है। अब कुछ अन्य अनुच्छेद दिए हुए हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियां व नदी घाटियों के जल वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों का निर्णय संसद करेगी, ऐसा वर्णित करता है। और अनुच्छेद 264 यह बताता है कि संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के प्रावधानों को बताता है ये। और अनुच्छेद 265 विधि के अनुसार ही कोई कर अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, इसके बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 243 घ इसकी जो गारंटी देता है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। कुछ अन्य अनुच्छेद हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 ग जो है वो ग्राम सभा की संरचना के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 243 ज कर अधिरोपित करने की शक्ति व उनकी नीतियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 343 झ की बात करें तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है इसके तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 146 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी अधिकारी और सेवकों के खर्चों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 147 के तहत भारतीय संविधान और अन्य कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो मात्र सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। और जो अगला अनुच्छेद है वो 149 वाला अनुच्छेद है, तो इसके तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है।
अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूचियों के संबंध में कुछ जानकारी दी हुई है, तो हमें ये सुमेलित करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ए का 1 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 2 के साथ और डी का 4 के साथ। यानी कि पहली सूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उल्लेखित हैं। दूसरी अनुसूची में कुछ पदों के लिए वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारी आदि के बारे में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप, यानी कि विभिन्न अधिकारियों, पदाधिकारियों, राजनेताओं, मंत्रियों के लिए शपथ के प्रारूप का जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची के अनुसार है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के संबंध में बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनुच्छेद 77 जो है वो अटॉर्नी जनरल से संबंधित नहीं है। इसके बारे में देखें तो अनुच्छेद 77 जो है वो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएं की जो कार्यवाही शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, यानी कि सभी कार्यवाही जो कार्यपालिका की संबंधित कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। इसके बारे में अनुच्छेद 77 बताता है। साथ ही भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रश्नों का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।